बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। ये थ्योरी 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने प्रेजेंट की थी और ये थ्योरी काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी की हैसियत रखती है साइंस के अंदर, क्योंकि इस थ्योरी ने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खींची। इस थ्योरी जो 1900 के अंदर प्रेजेंट हुई, इस थ्योरी से बाद की जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री है उसको मॉडर्न फिज़िक्स या केमिस्ट्री कहना हम लोग शुरू हुए, और इस थ्योरी के से पहले की जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री है इसको हम क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल केमिस्ट्री कहते थे। So it was actually a demarcation line between classical and modern science. Therefore, इसको मैं revolutionary theory का नाम देता हूँ। Before this theory classical और after this theory जितनी भी physics या chemistry है वो modern है, और इसको हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री का नाम भी देते हैं। तो आइए इस थ्योरी के हम पोस्टुलेट्स के ऊपर पहले बात करते हैं। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट यह है कि एनर्जी कोई एटम जब एब्जॉर्ब या रिलीज करता है तो वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि वो उसको डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है। यानी इससे मुराद ये है कि मुसलसल एटम एनर्जी रिलीज नहीं करता, वो वक्फे से एनर्जी रिलीज करता है। थोड़ी सी एनर्जी वो रिलीज करेगा, उसके अंदर फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, फिर वो गैप आएगा। गोया वो उसको पैकेट्स की सूरत में रिलीज करेगा, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा का नाम दिया जाता है। अगर हम इसको मिसाल से ये समझें कि एक एटम है, सपोज वो किसी लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है, या किसी हायर शेल से वो एटम लोअर शेल के अंदर जंप करता है, तो इट हैज़ टू रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हायर शेल से लोअर शेल में जंप कर रहा है और इसने कुछ एनर्जी रिलीज करनी है, से 10 जॉल्स एनर्जी इसने रिलीज करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस 10 जॉल एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बना देगा, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को, जैसे हम ऊपर कह चुके हैं क्वांटा कहते हैं, उस सूरत में ही रिलीज करेगा, न कि ये उस 10 जॉल को मुसलसल रिलीज करेगा। सो इसी तरह यही अगर इलेक्ट्रॉन है वो लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जितनी भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है उनके वो पैकेट्स बनाएगा, न कि ये सारी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करेगा। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा का नाम देते हैं। ये जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनको क्वांटा का नाम दिया जाता है। अब मिसाल ये है कि वो 10 जॉल एनर्जी है, तो ये एटम का इलेक्ट्रॉन उस 10 जॉल एनर्जी के 5 पैकेट्स बनाएगा, 2-2 जॉल के। तो ये हर एक 2-2 जॉल का एक एक पैकेट बना, तो फिर वो थोड़ी सी एनर्जी 2-2 जॉल की रिलीज करेगा, फिर वक्फा आएगा, फिर 2 जॉल एनर्जी रिलीज करेगा, फिर वक्फा आएगा। तो इस तरह वो छोटे छोटे पैकेट्स बना के एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसे नहीं करेगा कि एकदम से उसने 10 जॉल एनर्जी जो है ना वो रिलीज कर दी है। इस थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट है कि एनर्जी जो एमिट या रिलीज हो रही है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को हम न्यू से शो करते हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी न्यू से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं।
इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट h है इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इसकी यूनिट हम इस तरह निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करके यूनिट इसकी हम निकाल सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट इसका यह है कि एनर्जी जो एमिट हो रही है या रिलीज हो रही है वो सिर्फ क्वांटा की सूरत में होगी, यानी रेडिएशन की सूरत में। तो हम इस से इक्वेशन नंबर 1 से इसको हम अगर रीअरेंज कर लें तो डेल्टा ई जो है ये एच न्यू के बराबर है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी बराबर है सी बाय लैम्डा के। तो इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा वेवलेंथ है जिसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये बनेगी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। इस इक्वेशन के अंदर एच सी कॉन्स्टेंट है, तो एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम कॉन्स्टेंट को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि जब वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी साथ साथ कम होती है। हमने कांस्टेंट को हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया। अब इसका मतलब ये कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक की वेवलेंथ बड़ी है लार्जर लैम्डा और दूसरी वेव है उसकी वेवलेंथ छोटी है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? तो डेफिनेटली इक्वेशन हमें ये बता रही है कि वेवलेंथ अगर बड़ी होगी तो एनर्जी लो होगी। तो पहली वेवलेंथ लो एनर्जी वाली वेव होगी और दूसरी जो है वो हाई एनर्जी वाली वेव होगी, जो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। सो ये इक्वेशन हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के बारे में हमें ये इक्वेशन बताती है। अब हम फर्दर इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन 3 को अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो हम इसको यूं सॉल्व करेंगे कि 1 लैम्डा बराबर है न्यू बार के। न्यू बार वेव नंबर को कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू यूनिट लेंथ। तो ये जो न्यू बार की वैल्यू है 1 लैम्डा की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 बन जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। इसको हम अब इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं। अब इसी के अंदर दोबारा से हम इसी तरीके से ये h और c को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, यानी ये है, जब हम इनको रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट रिमूव करने से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू बार, यानी कि जितनी वेव नंबर ज़्यादा होंगी और उतनी ही एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक फोटोन की एनर्जी रिलेटेड है उसकी फ्रीक्वेंसी से, डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे ये रिलेटेड है उसकी वेवलेंथ से, वो इन्वर्सली रिलेटेड है। और तीसरे नंबर पे उसकी वेव नंबर से वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये जो थ्योरी है ये असल में एनर्जी को रिलेट करती है इन तीन चीज़ों के साथ, और हमने इन तीन चीज़ों की रिलेशन एनर्जी के साथ देख ली। सो ये इस थ्योरी के बारे में, इसके बारे में अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।